हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन. So guys, welcome to all of you in Mission 2.0. And as you all know that we were doing chapter of refund in GST, and today is my second class for that chapter. And today's class will be very 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 important. बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं फर्स्ट क्लास जो हमने पढ़ा था उसको रिव्यू करा देता हूँ. आपने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन कौन सी लगानी है, कितने पीरियड में रिफंड एप्लीकेशन लगना चाहिए, कितने समय में ऑर्डर आता है, और ऑर्डर आने पर क्या वो रिफंड एक्चुअल में मिलता है या फिर वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, और किन केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सपोर्टर्स के केस में उनको प्रोविजनल 90% ऑफ द रिफंड मिल सकता है सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कब देने हैं कब नहीं देने हैं. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि इन केस ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जिनको यूआईएन इशू होता है उनको रिफंड एप्लीकेशन कब तक और कैसे लगाना होता है. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी. ठीक है. एंड इफ़ यू रिमेंबर तो मैंने कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पेंडिंग है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे. एंड दैट वाज, इफ़ यू रिमेंबर, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी. सो आज की पूरी क्लास जो है ना हमारी उस टॉपिक पे चली जाएगी जिसका नाम है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी. ठीक है जी, आप लिख लीजिए इस टॉपिक को. इसमें हमने 54 सबसेक्शन 3 पढ़ना है एक तो, और रूल 89 के अंदर सब रूल 4, सब रूल 4A, फिर 4B. ठीक है जी, और फिर 89 सब रूल 5. तो इस तरह से ये सारा चीज़ पढ़ेंगे हम. अगर आप इसको बेयर एक्ट से या बुक से देखोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, लेकिन जब मैं कराऊंगा तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एंड तक क्लास को वन गो में ही देखेंगे. इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्वेश्चनर दिया हुआ है ऑन द चैप्टर ऑफ रिफंड, जिसमें अप्रॉक्स 13 क्वेश्चंस हैं. आई वॉन्ट यू पीपल कि आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा. ठीक है. एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए तो रिफंड का जो चैप्टर है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बेटा. ठीक है. ठीक है सर. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. ऊपर हेडिंग डालेंगे रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी. दिस वाज माय लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, तो इसलिए ध्यान से सुनना है आपने. ठीक है. ठीक है. पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप नंबर वन आपने रिटर्न भरी होनी चाहिए. दूसरा, आपका कोई ड्यूज पेंडिंग ना हो. याद रखना, अगर आपके कोई ड्यूज पेंडिंग है या आपने रिटर्न नहीं भरी तो सेक्शन 54 सब सेक्शन 10 लग जाएगा, और वो आपके रिफंड को क्या कर लेगा? विद होल्ड कर लेगा. विद होल्ड समझते हैं ना, यानी कि वो आपको देगा ही नहीं, विद होल्ड कर लेगा. इसका मतलब आपको कंडीशन पहले समझनी होगी कि 54 सब सेक्शन 3 में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिल सकता है रजिस्टर्ड पर्सन को, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 10. सबसेक्शन 10 का मतलब आपने रिटर्न भरी होनी चाहिए और आपके कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं होने चाहिए टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. क्लियर है? ठीक है सर. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी सिर्फ 2 ही केसेस में मिलता है बेटा. ओनली इन 2 केसेस. एक होता है जीरो रेटेड सप्लाईज. मैं रिपीट करूंगा, एक होता है जीरो रेटेड सप्लाईज which are made without payment of tax. जीरो रेटेड सप्लाईज विच आर मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. और एक होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. क्या होता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. तो ये दोनों चीज़ों को ना बहुत डिटेल में समझना है हमने. मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास बहुत इन डेप्थ जाएगी, तो आपको प्लीज़ मेक श्योर कि आप बिल्कुल हिलना नहीं है आपने. ठीक है, चिपके रहना है आपने, और क्लास को एकदम एंड तक ही पूरा देखना है. और जो क्वेश्चंस मैं आपको बीच में पूछूंगा आपने चैट बॉक्स ओपन रखना है, एंड टाइम टू टाइम यू नीड टू आंसर माय क्वेश्चंस. क्लियर है? यस सर. तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि ज़ीरो रेटेड सप्लाईज क्या होता है. एक बारी मैं उसको आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ. आइए देखते हैं ज़रा. ऊपर हेडिंग डालेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज. पहले मैं जनरल मीनिंग बता देता हूं. जनरल मीनिंग, अभी मैं कोई एक्ट यूज नहीं कर रहा. देखिए, जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब होता है
ऐसी सप्लाई वेयर नो टैक्स, ना तो इनवर्ड का ना आउटवर्ड का, वेयर नो टैक्स बर्डन whether inward or outward is shifted to consumers। मतलब ऐसी सप्लाई जिस पर ना तो इनपुट का टैक्स बर्डन हम शिफ्ट करेंगे और ना ही आउटपुट का। कोई भी टैक्स का बर्डन आपको उस पर शिफ्ट नहीं करना, ऐसी सप्लाई को क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाईज बोलते हैं। जीरो रेटेड सप्लाईज बोलते हैं। क्लियर है? ना इनपुट का बर्डन जाना चाहिए और ना आउटपुट का बर्डन जाना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये कैसे पॉसिबल है कि ना इनपुट का टैक्स बर्डन जाए और ना आउटपुट का टैक्स बर्डन जाए? बच्चा कहता है सर बड़ा आसान है। मैंने कहा कैसे बता? बच्चा कहता है सर देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी मैं इनपुट खरीदूंगा, जो भी मैं इनपुट परचेज करूंगा, गवर्नमेंट ना मुझ पर टैक्स ही ना लगाए और आउटवर्ड पे भी टैक्स ना लगाए। तो अगर मुझ पर टैक्स लगेंगे ही नहीं तो डेफिनेटली मैं भी बर्डन शिफ्ट नहीं करूंगा। तो जब मेरे पे इनपुट पे नहीं लगा, आउटपुट पे नहीं लगा, तो क्या बाय डिफॉल्ट मैं भी आगे किसी पे चार्ज नहीं करूंगा? जब मैं भी चार्ज नहीं करूंगा तो क्या वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? जीरो रेटेड हो जाएगा। क्या सबको क्लियर हो गया? नहीं? ठीक है सर। तो टू मेक एनी सप्लाई जीरो रेटेड, गवर्नमेंट विल हैव टू एंश्योर कि इनपुट और आउटपुट किसी का भी टैक्स उस सप्लाई पर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब इंडिया में सवाल ये था कि जीरो रेटेड सप्लाईज हैं कौन? भाई होती क्या, ये तो समझ आ गया। अब कौन सी सप्लाईज को गवर्नमेंट ने जीरो रेटेड का दर्जा दे दिया, ये हमें सिखाया सेक्शन 16 ने। तो सेक्शन 16 ने ये नहीं बताया मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड क्या होता है। सेक्शन 16 ने तो सिर्फ ये बताया कि जीरो रेटेड में एक्चुअल में हम किसको लाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि जीरो रेटेड में दो चीजें आएंगी, एक तो एक्सपोर्ट्स और एक सप्लाई टू एसईजेड्स यूनिट्स या एसईजेड डेवलपर्स। तो अगर आप इन्हें सप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको हम क्या नाम दे देंगे? जीरो रेटेड। या अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसे भी हम क्या दे देंगे नाम? जीरो रेटेड। तो पहले तो मैंने बताया जीरो रेटेड होता क्या है, और इंडिया में जीरो रेटेड फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी दो ही हैं। कौन कौन से? एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर। क्या यहां तक क्लियर? ठीक है सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, हाउ सप्लाई विल बी मेड जीरो रेटेड। जीरो रेटेड अब गवर्नमेंट करेगी कैसे? ये तो समझ आ गया कि ये दोनों जीरो रेटेड है, लेकिन अब गवर्नमेंट करेगी कैसे, तो वो क्वेश्चन आया। तो अब इसके लिए ना गवर्नमेंट ने दो मेथड निकाल दिए। दो मेथड निकाले, ध्यान से आराम से समझना है आपने। गवर्नमेंट कहती है एक, आप एक्सपोर्ट करो ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड देन क्लेम रिफंड ऑफ जीएसटी। बाद में आप हमसे रिफंड ले लेना। बच्चा कहता नहीं समझ आया, आओ मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैंने कोई इनवर्ट सप्लाई ली और उस पर मैंने 18,000 का टैक्स दे दिया और ये मैंने आईटीसी बुक कर लिया। ठीक है, इससे मैंने क्या बनाया? आउटवर्ड बनाया, और ये मैंने 2 लाख रुपए में एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि 2 लाख में एक्सपोर्ट तो कर दे, बट इसका जीएसटी मुझे जमा करा दे। अब मुझे सबको बता, याद करो क्या होता है आईजीएसटी में। सब याद करेंगे आईजीएसटी में हमने क्या पढ़ा था सर? हमने ये पढ़ा था कि एक्सपोर्ट जो होती है ना वो इंटरस्टेट होती है। बिल्कुल। तो क्या गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो तूने आउटवर्ड सप्लाई करी है इसका टैक्स तू हमें जमा करा दे। मान लेते हैं रेट 18% है, तो क्या मैं गवर्नमेंट को अब आईजीएसटी पे करूंगा 36,000? बिल्कुल। लेकिन आप 2 लाख रुपए पे कलेक्ट मत करना, सिर्फ पे करना है गवर्नमेंट को, बट विल नॉट कलेक्ट फ्रॉम दी पर्सन जिसने इंपोर्ट करा है। ध्यान रखना, ठीक है ना? आपने सरकार को तो देना है बट यू विल नॉट कलेक्ट, तो दैट मीन्स यू विल पे आउट ऑफ योर ओन पॉकेट।
अब कितना देना है आपने सरकार को? 36, लेकिन आपके पास क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है? 18, तो आप नेट पे कितना कर देना? 18। भले ही आपने 18 पे करा है नेट, लेकिन गवर्नमेंट यही मानेगी कि आपने पे कितना करा है? 36। क्यों? देखिए, मैनर ऑफ पेमेंट था कि आपने क्रेडिट यूज करा या कैश यूज करा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिया आपने 36 ही है। वो अलग बात है कि 36 पे करने के लिए आपने 18 का क्रेडिट और 18 का कैश पे करा है। यू यूटिलाइज 18 का क्रेडिट एंड 18 का कैश, बट पे आपने 36 ही करा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट यहां पे कहेगी ओके फाइन, यू कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्सेस जो आपने पे करा है। और मैंने बार बार बोला पेड कितना माना जाएगा? 36। भले ही आपने उसको पे कैश की फॉर्म में 18 और 18 इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट दिया था, लेकिन आपने पे 36 किया था, तो यहां पे आपको रिफंड मिल जाएगा 36,000 का। तो मेरा क्वेश्चन है, सोच के बताना, एक तरह से देखा जाए तो मैंने बियर भी कितना करा था? 36। कैसे? इनपुट में 18, यस, और यहां पर भी नेट मेरी जेब से 18 गया था, तो 18 यहां 18 यहां, टोटल कितना गया? 36। तो मेरा जब 36 चला गया और मुझे पूरा 36 मिल गया, तो एक तरह से गवर्नमेंट ने सारा ही टैक्स मुझे वापस कर दिया। तो दिस बिकम्स क्या? जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई मेथड नंबर 1 क्या है? ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी। खत्म। केस 2 पे चलते हैं। गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, आप एक्सपोर्ट करो विदाउट पेमेंट। बच्चा कहता है सर व्हाट इज विदाउट पेमेंट? लिख लो। गवर्नमेंट कहती है तू बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन कर ले। तू मेरे साथ क्या साइन कर ले? बॉन्ड या एलयूटी साइन कर ले। मैंने कहा ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कहती है जैसे ही तू मेरे साथ बॉन्ड या एलयूटी साइन करेगा ना, तो तुझे नो आईजीएसटी इज पेबल ऑन एक्सपोर्ट। अब मुझे बस इतना बता दो यहां पे दिक्कत कहां पे आने वाली है। दिक्कत क्या आएगी? मान लेते हैं कि आउटपुट पे तो मुझे अब टैक्स नहीं देना, बट क्या मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई, क्या वो अनयूटिलाइज पड़ा रह जाएगा? बिल्कुल। तो क्या इसका मुझे गवर्नमेंट को क्या दे देना चाहिए? रिफंड। अब क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं वहां पे क्या लिखा है। ये भी जीरो रेटेड है, ये भी जीरो रेटेड है। मेरा क्वेश्चन है, यहां पर भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, यहां पर भी रिफंड क्लेम कर रहे हो, बट दोनों में डिफरेंस बताओ। यहां पे आप रिफंड किसका क्लेम कर रहे हो? फर्स्ट केस में रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड बाय यू एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, और यहां पर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। और मैं पढ़ा भी कह रहा हूं रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। तो मेरा क्वेश्चन है, सारी जीरो रेटेड सप्लाईज में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड हो जाएगा, या सिर्फ उन जीरो रेट सप्लाईज में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड होगा जो कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की गई थी? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सी वाली जीरो रेटेड सप्लाईज ऐसी हैं जिसमें रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, ऑन पेमेंट या विदाउट पेमेंट? वेरी गुड, विदाउट पेमेंट। तो यही चीज अब लॉ में लिखी हुई थी, मैं आपको चेक करा सकता हूं, आइए देखते हैं। जीरो रेटेड सप्लाईज, लेकिन कौन सी वाली? विच आर मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है जी? यस सर। तो ये हमें पॉइंट पूरा समझ आ गया कि एनी जीरो रेटेड सप्लाईज विच इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, you will be eligible to take ITC in relation to refund of ITC in relation to such supplies. क्लियर है? ठीक है। दूसरा केस देखेंगे जरा। दूसरा वो कहता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे इनपुट पे टैक्स रेट था 5% और या 18% और आउटपुट पे था 5%। अब आप मुझे बताओ, इनपुट पे आपने जब परचेज किया तो 18% पे करके आए और आउटपुट पे कितने? 8%। तो सोच के बताओ क्या ये 13%, क्योंकि आप कम दे रहे हो, तो क्या इट विल गेट एक्यूमुलेट? और ऐसे स्ट्रक्चर को जहां पे आउटपुट का कम होता है और इनपुट का ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा ही हो रहा है, कुछ उल्टा ही हो रहा है। क्या? इनपुट का ज्यादा है और आउटपुट का कम है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है।
तो पहला, वेयर क्रेडिट एक्यूमुलेट हुआ ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑफ इनपुट बीइंग हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज। क्लियर है? लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है सुन लीजिए। गवर्नमेंट कहती है कि इट विल नॉट कवर द केस, ये उस केस को कवर अप नहीं करेगा जहां पर इनपुट 18 था और आउटपुट निल था। बच्चा कहता है ये भी तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। नो, कौन बताएगा क्यों नहीं है? देखो, अगर निल है तो क्या ये एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया? यस। और जहां एग्जम्प्टेड सप्लाई होती है क्रेडिट तो मिलता ही नहीं है, और जब क्रेडिट मिलेगा ही नहीं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिफंड। तो मेरा क्वेश्चन है, आउटपुट का कम होना चाहिए लेकिन अदर देन निल और एग्जम्प्टेड। बताओ क्यों? क्योंकि अगर ये निल है या एग्जम्प्टेड है फिर तो क्रेडिट ही नहीं मिलना ना। जब क्रेडिट ही नहीं मिलना तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिफंड। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड दो केसेस में मिलता है। पहला, जीरो रेटेड सप्लाईज जिन्हें आपने करा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा, आपको मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जहां पर क्रेडिट एक्यूमुलेशन की वजह क्या थी? टैक्स रेट ऑन इनपुट वाज हायर देन टैक्स रेट ऑफ आउटपुट, बट इट विल नॉट कवर द केसेस वेयर आउटपुट इज हैविंग निल रेट या इट इज 100% एग्जम्प्टेड। क्या यहां तक क्लियर? ठीक है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट मैं और ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफाई कर सकती है कुछ सप्लाईज को जो भले ही देखने में क्या लगे, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट उसका रिफंड नहीं देना चाह रही। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम नोटिफाई कर देंगे कुछ ऐसी सप्लाईज जो देखने में तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है बट उन्हें हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से बाहर रखेंगे। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। सो दिस इज व्हाट वाज सेक्शन 54 सबसेक्शन 3। तो जितना मैंने पढ़ाया आई एम वेरी श्योर वहां तक एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलता है? यस, 54 सबसेक्शन 3 में मिलता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 54 सबसेक्शन 10। रिटर्न भरी होनी चाहिए, आपका कोई टैक्स ड्यूज पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दो ही केसेस में मिलता है, जीरो रेटेड, वो भी कौन सा वाला? जो कि किया गया था विदाउट पेमेंट। दूसरा आपको मिल सकता है जहां पर क्रेडिट एक्यूमुलेट होने की वजह क्या थी? द टैक्स रेट ऑन इनपुट वाज हायर देन टैक्स रेट ऑन आउटपुट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और ये भी कहा गया कि आउटपुट अदर देन निल और टोटली एग्जाम्प्टेड वाला नहीं लेना हमें। फिर ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफिकेशन ला के कह सकती है कि इवन दो देर आर सर्टन गुड्स जो कि देखने में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आते हैं बट गवर्नमेंट नोटिफाई करके बोल सकती है कि उनका भी हम आपको रिफंड नहीं देंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब दो बातें मैं आपको और बताने जा रहा हूं, वो भी साथ में हाईलाइट सुन लीजिए। यहां पे दो प्रोवाइजो लिखे हुए हैं। अब इन दो प्रोवाइजोस में क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट रिफंड नहीं देगी, गवर्नमेंट रिफंड नहीं देगी इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम आपको रिफंड नहीं देंगे अगर आप ऑलरेडी कस्टम में या किसी अन्य एक्ट में कोई बेनिफिट, ड्यूटी ड्रॉबैक या ले चुके थे तो फिर आप इस चैप्टर में नहीं आएंगे। या फिर जिन गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया था वो सब्जेक्ट टू क्या थी? एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी, तो उनसे रिलेटेड भी अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड सेक्शन 54 में नहीं मिलता। दो बातें बता रहा हूं, सुन लीजिए। नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी shall be allowed in cases where goods exported out of India are subject to export duty। बच्चा कहता है सर अभी तो आपने कहा था पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट वाज पेमेंट ऑफ जीएसटी। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? दैट इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम में आती है और पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आईजीएसटी एक्ट के अंदर आता है। तो मेरा क्वेश्चन सुनो क्या है, मैंने क्या बोला? उन गुड्स पर सेक्शन 54 डील नहीं करेगा फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटीज। नंबर 2, इन रिलेशन टू विच, जिसमें आप ऑलरेडी ड्यूटी ड्रॉबैक या एनी अदर बेनिफिट अंडर एनी अदर एक्ट ऑलरेडी ले चुके हो। तो आप पढ़ सकते हैं, अगर सप्लायर जो था ऑलरेडी ड्रॉबैक ले चुका है सेंट्रल टैक्स में या फिर रिफंड ले चुका है इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन सच सप्लाईज, तो जहां अगर आप पहले किसी और जगह पे ले चुके हो
तो आपको यहाँ पर दोबारा से एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगी। सर कहने को तो ये 54(3) हो गया ख़त्म, बट सच माने अभी ये शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि अब जो मैंने को पढ़ाना है वो बहुत डेप्थ में पढ़ाना है। तो इसलिए जितना मैंने पढ़ाया एक बारी फटाफट से मेरे साथ रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं इसकी इलैबोरेशंस को। क्लियर है? नंबर 1, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 10 ओनली इन 2 केसेस। 2 केसेस कौन से हैं? जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दूसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। खत्म हो गया बात, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों पे रिफंड नहीं मिलता। पहला, अगर वो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हो, या फिर अगर उन पर ऑलरेडी आप ड्यूटी ड्रॉबैक, या फिर किसी तरह का रिफंड अंडर आईजीएसटी एक्ट, या किसी भी जगह पर आप बेनिफिट ले चुके हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर उसका बेनिफिट रिक्लेम नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है सर। अब क्वेश्चन जो आ रहा है उसको सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है क्या है। अब जो मेन क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि सर समझ आ गया हमें रिफंड मिलेगा, लेकिन सर ये बता दो कि वो रिफंड कितना मिलेगा और वो कैलकुलेट कैसे होता है। हाँ, ये है मुद्दा। मेन मुद्दे की बात तो ये है कि रिफंड कितना मिलेगा और वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से आएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिफंड एंड हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। ठीक है जी। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रूल 89 सब रूल 4 जीरो रेटेड के लिए, एंड रूल 89 सब रूल 5 इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपने लिखना है बेटा ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड, साथ साथ नोट करना है आपने। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड कितना होगा? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। बस नोट कर लीजिए, मैं 2 सेकंड में आपको ये फॉर्मूला लर्न करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ऊपर आएगा टर्नओवर किसका? जीरो रेटेड, क्योंकि मैं 89(4) पढ़ा रहा हूं तो यहां पे हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। हम पहले सीखेंगे किसके लिए? जीरो रेटेड के लिए, फिर हम सीखेंगे इन्वर्टेड के लिए। जीरो रेटेड के लिए पढ़ेंगे 89(4) में और इन्वर्टेड के लिए पढ़ेंगे 89(5) में। ठीक है जी? ठीक है सर। मैंने कहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रिफंड, सुनेंगे जरा। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, आइए मैं आपको समझाता हूं, आप ही बताना। एक आदमी ने इनपुट खरीदा और उसके पास 20,000 रुपए का आईटीसी था बेटा, और विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट 2 लाख रुपए की उसने करी है जीरो रेटेड सप्लाईज और 3 लाख रुपए की उसने करी है डोमेस्टिक सप्लाईज। यानी कि उसने टोटल 20,000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है, बट उसने टोटल सप्लाई कितनी करी है? 5 लाख की। तो कोई मुझे बताएगा कि कितना आईटीसी ऐसा होगा जो बिलोंग करेगा जीरो रेट को और वो एलिजिबल फॉर रिफंड हो जाएगा। हाँ, कैसे बताओ? सर देखो, 5 लाख में से 2 लाख जीरो रेटेड है, तो 20,000 का प्रोराटा कितना होगा वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, बिल्कुल सही है। तो जो भी आएगा क्या वो हमें रिफंड यहां पर मिल सकता है। कुछ समझ आ रही है? प्रोराटा कर दिया। तो मुझे बताओ ऊपर कौन है? 2 लाख जीरो रेटेड, नीचे कौन है? टोटल, टोटल, और इनटू कौन है? आईटीसी। देखो ये आईटीसी है, ये टोटल है, ये जीरो रेटेड है। तो जीरो रेटेड डिवाइड बाय टोटल इनटू आईटीसी, सिंपल। तो देखो यही करा हुआ है, ऊपर जीरो रेटेड, नीचे टोटल इनटू आईटीसी। वो अलग बात है कि जीरो रेटेड में गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है। टोटल के अंदर आप समझ रहे हैं ना, जीरो रेटेड भी होगा, साथ में लोकल सप्लाईज भी होंगी।
और यहाँ पे नेट आईटीसी। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, लेकिन ये फॉर्मूला इतना आसान है नहीं। अब हमें सीखना है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं, सर्विसेज कैसे निकालते हैं, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालते हैं, नेट आईटीसी। यानी कि मुझे आपको 4 चीज़ें सिखानी है। अगर ये 4 चीज़ें आप मुझसे सीख गए तो ट्रस्ट मी आपका ये रूल जो है, सब रूल 89 सब रूल 4 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है जी, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। चलिए, अब वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में नंबर 1 पे देखो उसने क्या बोला कि जो भी वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है ना, सिर्फ वही लेनी है जो अंडर बॉन्ड या एलयूटी थी। मैंने रीजन आपको सारे पहले ही बता दिया। ठीक है सर, या फिर अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना, 1.5 टाइम्स वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स विच आर सप्लाइड डोमेस्टिकली। मान लेते हैं कि आप प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप प्रोडक्ट एक्स को जो है वो डोमेस्टिकली भी बेच रहे हो। ठीक है, अब लॉ कहता है कि भैया कई लोग क्या करते हैं वैल्यू को ना, क्योंकि देखो जितना न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, जीरो रेटेड सप्लाई की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्या उतना रिफंड का प्रोपोर्शनेट अमाउंट ज़्यादा आएगा। तो कई लोग क्या करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई की ना वैल्यू को इन्फ्लेट कर देते हैं, इन्फ्लेट। तो अब गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई? उन्होंने कहा मान लो तुम्हारी वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई थी 2 लाख और सेम चीज तुम इंडिया में डोमेस्टिकली बेच रहे हो मान लो 1 लाख रुपए की, तो हम चलो 1 लाख का कितने गुना ले लेंगे? 1.5 टाइम्स ले लेंगे। तो भैया जी हम आपको 1.5 लाख से ऊपर वैल्यू नहीं लेने देंगे, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज कितनी थी और सेम आर्टिकल अगर आप डोमेस्टिकली बेच रहे थे तो उसका 1.5 टाइम कितना था। तो बस ध्यान रखना कि इन एनी केस वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन 1.5 टाइम्स ऑफ द सेम आर्टिकल जो कि डोमेस्टिकली बेचा गया है। तो ये ध्यान रखना, अगर वो ज्यादा होगी तो आप 1.5 टाइम्स तक ही इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो मुझे बताओ इस केस में 2 लोगे या 1.5? सर 1.5 लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप डोमेस्टिकली भी 2 की बेच रहे होते तो 2 का 1.5 टाइम कितना हो जाता? 3, विच एवर इज लोअर। तो क्या उस केस में आपका 2 लाख एक्सेप्ट हो जाएगा? ठीक है सर, तो मुझे बताओ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? सर जो भी वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ दैट सप्लाई जो कि की गई थी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड या एलयूटी, या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द लाइक गुड्स विच आर सप्लाइड डोमेस्टिकली विच एवर इज लोअर, वो हमें लेना है। बिल्कुल सही, लेकिन इसमें से माइनस करना है आपने, इसमें से माइनस करना है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर रूल 89 4A 4B, दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। अब ये क्या होता है सर? डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। बस याद रखो कि आपकी टोटल टर्नओवर में ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको वो सप्लाई की वैल्यू माइनस कर देनी है जिसका रिफंड आपको सेपरेटली मिल गया था। किसमें? 89 4A और 4B के अंदर। और 89 4A 4B में सेपरेट रिफंड किसका मिलता है? सर डीम्ड एक्सपोर्ट्स का मिलता है। सर डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होता है? सेक्शन 147 रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 48/2017। आगे जाके अभी पढ़ाऊंगा मीनिंग ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड आपको 4A 4B में सेपरेटली मिल जाता है, तो लॉ कहता है कि फिर उस केस में ध्यान रखना कि हम उसकी टर्नओवर को इसमें इंक्लूड नहीं होने देंगे। किसकी टर्नओवर को? जिसकी रिफंड आप अलग से ले चुके हो 4A 4B के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं? डीम्ड एक्सपोर्ट्स। उसकी वैल्यू को टोटल वैल्यू में से आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या सबको क्लियर है? हाँ सर समझ आ गया। सर इसका कोई एग्जाम्पल दे दो सर, प्लीज दे दो, अभी दे दो अभी दे दूं? जल्दी बोलो फटाफट से। दे दूं? नहीं यार, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बट दूंगा, डोंट वरी, आज ही दूंगा। अभी फिलहाल लर्न कर लो ना। क्या लर्न करना सर? वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज मेड विदाउट पेमेंट टैक्स। उसमें या फिर कंपेयर करेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स सप्लाइड डोमेस्टिकली विच एवर इज लोअर।
उसमें से माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ दैट सप्लाई ऑन विच रिफंड इज क्लेम्ड सेपरेटली अंडर 89 सब रूल 4A या 4B। उस सप्लाई को हम जीरो रेटेड सप्लाई से क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है सर, चलो सर, मान लिया सर, माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही। बस फिलहाल इतना याद कर लो, ठीक है। रीजन मैं आपको दे दूंगा, रीजन वैसे मैंने दे दिया है क्योंकि उसका रिफंड क्योंकि सेपरेट मिल चुका है, तो उसका दोबारा से यहाँ पे क्लेम करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ कि वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होती है। देखिए, अगर मान लो आपके पास ड्यूरिंग द पीरियड 10 लाख रुपए आए हैं, ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपको बाहर कुछ सर्विसेज देनी है और उसके आपके 10 लाख रुपए आए हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसमें से 2 लाख रुपए इसलिए आए थे जिसकी वैल्यू ऑफ सर्विसेज आपने 6 महीने बाद देनी है, तो यहां पर जब हम टर्नओवर की बात करेंगे ना, तो हम 8 लाख लेंगे। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि माइनस करेंगे एडवांसेस, हाँ, जिससे रिलेटेड सर्विसेज आपने इस पीरियड में नहीं दी, पैसा लेकिन आ गया था, क्या वो यहां से माइनस कर देना। ठीक है, तो देखो जितना भी टोटल अमाउंट आया पहले वो ले लो, फिर इसमें से माइनस कर देना जो अमाउंट आपने रिसीव करा था करंट ईयर के अंदर, करंट पीरियड में, फॉर विच सर्विसेज नॉट येट प्रोवाइडेड, वो यहां से हटा देना। सर एक बार दोबारा समझाना। देखो, मान लो मेरे पास कुछ बच्चों ने पर्टिकुलर पीरियड के अंदर 50,000 रुपये डिपॉजिट कराए, लेकिन उसमें से 10,000 ऐसे थे जिसकी सर्विसेज मुझे अगले साल देनी है, तो लॉ कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी टेकन एज 40,000, 40 मानी जाएगी। टोटल 50 में से वो हटा दो जिसकी, कमॉन, जिसकी सप्लाई ऑफ सर्विस आपने इस पीरियड में प्रोवाइड नहीं करी। बच्चा कहता है सर फिर वो कौन से वाले पीरियड में टर्नओवर में काउंट होगी, आप बताओ। सर वो उस पीरियड में काउंट होगी जिस पीरियड में वो सप्लाई दी जाएगी। अच्छा, तो मुझे बताओ जनवरी में अगर एडवांस आया था और सप्लाई हमने दी थी मार्च में, तो वो कौन से पीरियड में काउंट होगी, मार्च वाले में काउंट होगी। जिस ईयर में, जिस पीरियड में एडवांस आया था उसमें से वो माइनस हो जाएगी, और जिस पीरियड में एडवांस, सॉरी, जिस पीरियड में आपने सर्विसेज दी होंगी, क्या उस पीरियड में ऐड हो जाएगी। यस, तो वही उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मुझे तो ऐड क्या करा होगा, सर ऐड करा होगा जिसका एडवांस पहले आया होगा लेकिन सर्विसेज इस पीरियड में दी होंगी। बहुत बढ़िया। अमाउंट रिसीव्ड प्रायर पीरियड रिलेटेड टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड। समझ आ गया? दोबारा देखते हैं। 60,000 आया, उसमें से 5,000 जो था ना वो उस रिलेशन में था जो नेक्स्ट ईयर सर्विसेज देनी है, तो वो तो हटा दो, 55। कुछ सर्विसेज हमने इस बार एक्सपोर्ट करी है लेकिन उसका पैसा पहले आया था, तो क्या वो भी अब ऐड हो जाएगी। यस, समझ आ गया? ठीक है सर। तो ये हमारा आ गया टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। 4 चीजें सिखानी है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, व्हाट इज नेट आईटीसी। एक बात हमेशा याद रखना कि यहां पर नेट आईटीसी का मतलब होता है सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड क्रेडिट। अच्छा, एग्जीक्यूटिव वाले तो नहीं देख रहे? एग्जीक्यूटिव वालों को ना वैसे इतना डेप्थ में आएगा नहीं, उनको ये रूल नहीं आएगा, उनसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि 54 सबसेक्शन 3 में किस किस को क्रेडिट का रिफंड मिलता है। और अगर आप अभी भी देख रहे हो तो आप देख लो, नॉलेज के लिए देख लो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। फाइनल में तो खैर आता है ये क्वेश्चन, फाइनल में तो इस बार भी आया था, पिछली बार भी आया था 89 के ऊपर, तो इसलिए डिटेल में करना पड़ता है। ठीक है ना? बाकी अगर आप बैठे हो तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट ऑफ इनपुट या इनपुट सर्विसेज, नेट आईटीसी का मतलब होता है क्रेडिट ऑफ इनपुट या इनपुट सर्विसेज, मतलब कैपिटल गुड का क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलता, ध्यान रखना। माइनस कर देना वो क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर 4A 4B, मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने टर्नओवर से डीम एक्सपोर्ट हटाई थी। हाँ सर, बिल्कुल उसी तरह से क्या हमें आईटीसी में से भी डीम्ड एक्सपोर्ट वाला क्रेडिट हटाना है। यस, तो माइनस करेंगे क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज
फॉर विच रिफंड हैज बीन क्लेम्ड अंडर 4A4B ऑफ रूल 89। सर मतलब आप ये कह रहे हो कि डीम्ड एक्सपोर्ट ना तो टर्नओवर में आएगा ना उसका आईटीसी आएगा। यस, ना टर्नओवर में आएगा ना उसका आईटीसी आएगा। रीजन पूरा दूंगा, पक्का वादा आज ही दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है सर। व्हाट इज टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, चौथी टर्म्स। पहले तो टोटल टर्नओवर ले लो, उसमें से माइनस कर देना टर्नओवर ऑफ सर्विस। माइनस कर देना टर्नओवर ऑफ सर्विस, फिर ऐड कर देना टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस एंड टर्नओवर ऑफ नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। बच्चा कहता क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या था। पहले सारी सर्विसेज हटा दी, जीरो वाली भी और नॉन जीरो वाली भी, फिर दोनों ऐड कर दी। सर ये तो समझ नहीं आया, तो समझो। लॉ ने पहले माइनस कराई, अब उसने कहा जब आप ऐड करोगे ना जीरो रेटेड वाली तो वो वैसे ही कैलकुलेट करना जैसे हमने ऊपर बताई है। अच्छा, मेरा पॉइंट समझ ना। पहले सारी माइनस करो फिर दोबारा ऐड करनी है, लेकिन जब ऐड करोगे ना जीरो रेटेड वाली, वो कैसे करनी है याद है ना। अमाउंट जो आया वो माइनस वो अमाउंट जो आया जिसकी सर्विसेज आपने नहीं दी, प्लस एनीथिंग जिसका अमाउंट पहले आया था बट सर्विसेज ड्यूरिंग टैक्स पीरियड दिए। तो आपको कैलकुलेट करके दोबारा से इसको ऐड करना है, पहले माइनस करके उसको ठीक करके ऐड करना है। अच्छा, फिर इसमें से माइनस करना है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज जो कि अदर देन जीरो रेटेड है, और माइनस करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ विच रिफंड क्लेम्ड अंडर 89 4A4B। मतलब समझ रहे हो, 4A4B से रिलेटेड ना तो जीरो रेटेड में टर्नओवर आएगी, ना टोटल में आएगी, ना ही उससे रिलेटेड आईटीसी के अंदर क्रेडिट दिखेगा। मतलब 89 4A4B से रिलेटेड कहीं पर भी कुछ भी दिख जाए, ना न्यूमरेटर में, ना डिनोमिनेटर में, ना नेट आईटीसी में, सर हर जगह से 4A4B का यहां से हटाना है। कारण समझ आ रही है क्यों? क्योंकि 89 4A4B का कैलकुलेशन हमने अलग से डीम्ड एक्सपोर्ट में करा और उसका रिफंड हमने अलग से ले लिया। तो जब अलग से ले लिया तो उसका टोटल टर्नओवर, जीरो रेटेड टर्नओवर या नेट आईटीसी में कहीं पर भी कुछ भी दिखेगा तो क्या वो हमें हर जगह से रिमूव करना है। यस, क्लियर है? ठीक है सर, ये हमारा हो गया खत्म। ठीक है, तो चार चीजें सिखानी थी, चारों मैंने सिखा दी। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ताकि आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा दूं मैं, उसके बाद आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, लिखो जरा। पहले इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन, फिर हम डिफिकल्ट करेंगे। ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पहले नोट करो। हाँ जी, फटाफट से लिखेंगे जरा। क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड ने प्रोवाइड किया फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट मैक्सिमम रिफंड एलिजिबल। वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई दी हुई थी 10 लाख, जबकि लाइक गुड सप्लाई डोमेस्टिकली था 8 लाख। ठीक है, तो 8 लाख का मतलब 1.5 12 और 10 विच एवर इज लोअर, तो क्या 10 लाख ले लेंगे? बिल्कुल सही। इसमें से माइनस करना था वैल्यू ऑफ दैट सप्लाई जिसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानते थे। क्योंकि क्वेश्चन में डीम्ड एक्सपोर्ट का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया तो क्या मैं इग्नोर कर दूंगा? बिल्कुल। तो क्या जीरो रेटेड 10 लाख ही है? बिल्कुल सही। अच्छा, अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस 20 लाख, टोटल 20 लाख आया था, जिसमें से 5 लाख आया था इन रिलेशन टू सर्विस जो कि नॉट येट प्रोवाइडेड, जो कि आपने प्रोवाइड ही नहीं करी। तो क्या करूं बताओ? वेरी सिंपल, 20 में से 5 जिसकी सर्विसेज आपने दी हटा दो। तो क्या वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज विच आर मेड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी क्या 15 हो गई? यस। तो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 10, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस 15, लोकल सप्लाई आपने करी है 18, लोकल सप्लाई कितनी करी है? 18। ठीक है, और आईटीसी इनपुट का, इनपुट सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का दिया हुआ है। तो बताओ नेट आईटीसी में इनपुट लेना है, इनपुट सर्विस लेना है, कैपिटल गुड लेना नहीं। और इसमें से माइनस करना था अगर 89 4A4B डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई आईटीसी होगा तो, जिसका सेपरेट रिफंड क्लेम हो चुका है। तो मेरा क्वेश्चन है क्या यहाँ पर वो भी नहीं है? तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है यार। तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? बच्चा कहता है सर बड़ा आसान है। सर देखो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू आ रही है 10,
सर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वैल्यू आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रही है 15, तो 10 जमा 15। नीचे क्या लेना है, टोटल। टोटल में ज़ीरो रेटेड भी आएगा, गुड्स भी आएगा, सर्विसेज भी आएगा और लोकल सप्लाईज भी आएंगी। लोकल 28 है, 18 सॉरी। और नेट आईटीसी में सिर्फ इनपुट का लेना है और इनपुट सर्विसेज का लेना है। कैलकुलेट कर लो, क्या ये मैक्सिमम रिफंड आ गया। आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो ये देखने में जितना डिफिकल्ट है ना, प्रैक्टिस से उतना आप इजी कर सकते हो इसको। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। लिखो जरा सारे, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखो। वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स which is exported without payment of tax. बीस लाख। वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स सप्लाइड डोमेस्टिकली 10 लाख। above value of चलो आगे लिखो। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया without payment of tax, without payment of tax, बीस लाख। आगे लिखेंगे which includes rupees 2 lakh for services which are provided। इसमें इंक्लूडेड है 2 लाख रुपए फॉर दोज सर्विसेज जिन्हें प्रोवाइड किया गया या विच विल बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर। आगे लिखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको आप ऐसे लिखना, अमाउंट रिसीव्ड है ये, अमाउंट रिसीव्ड फॉर, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना। अमाउंट रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया 20 था, जिसमें से 2 लाख मिला था जिसकी सर्विसेज आपने नहीं दी, ठीक है ना। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ सर्विस फॉर विच एडवांस वॉज रिसीव्ड इन द प्रायर ईयर्स, वो 5 लाख है। लोकल सप्लाई 10 लाख है। क्रेडिट ऑफ इनपुट 5, इनपुट सर्विसेज 6, कैपिटल गुड्स 4। ठीक है जी। यू आर सपोज टू कैलकुलेट मैक्सिमम रिफंड अमाउंट। सिंपल, मैक्सिमम रिफंड कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। जब क्वेश्चन कर लोगे तो वेरी सिंपल। ठीक है जी। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना।
मुझे लगता है आप खुद कर लोगे इसको। चलिए अब लिखेंगे मैक्सिमम रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रूल 89 सब रूल 5। सर डीम्ड एक्सपोर्ट तो बताया नहीं, मैंने कहा बताए बिना जाऊंगा ही नहीं, बताए बिना नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना, अभी चिंता मत करो आप। ऊपर लिखेंगे रूल 89 सब रूल 5, पहले इसको खत्म कर दूं मैं, फिर उसके बाद वही करूंगा मैं, ठीक है ना, डोंट वरी। फिर डीम्ड एक्सपोर्ट ही पढ़ना है हमें। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है, नॉट रिक्वायर्ड। सीधा ही लिखेंगे मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला, लिख लीजिए बस, मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला लिखेंगे आप, समझाऊंगा मैं बाद में, लिख लो सिर्फ। नेट आईटीसी, यहां पर आईटीसी का मतलब खाली इनपुट होता है बेटा, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज नहीं होता। यहां पे नेट आईटीसी का मतलब सिर्फ क्या बताया गया, क्रेडिट रिलेटेड टू इनपुट, डिवाइड बाय एडजस्टेड टर्नओवर इनटू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, माइनस करेंगे टैक्स ऑन सच इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। नेट आईटीसी ओनली इनपुट का लेना है, डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इनटू करना है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, माइनस करना है टैक्स ऑन सच इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। समझाया नहीं है मैंने, सिर्फ फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ठीक है ना। 2 मिनट में फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ, आओ देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फिलहाल आप समझने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, और बाद में आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो जरूर डाउनलोड कर लेना, उसमें 13-14 क्वेश्चन होंगे, 12-13 होंगे मे बी, आप उनको करना, सारे सॉल्व हैं, पहले खुद करना, आंसर चेक करना, दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना, ठीक है ना। तो वो एक तरह से आपका होमवर्क भी हो जाएगा आज का, ठीक है सर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सुपर इंजीनियरिंग वर्क अ रजिस्टर्ड सप्लायर है, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, आईसीएआई का, ठीक है। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ हरियाणा है, एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट, गिवन बिलो आर द डिटेल ऑफ द टर्नओवर एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स, ठीक है, एंड आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड जीएसटी रेट एप्लीकेबल। मतलब सारा कुछ दे दिया उसने। देखो वो कह रहे हैं हम 3 प्रोडक्ट में डील करते हैं, एबीसी, ये उनकी टर्नओवर है, इन पे आउटपुट जीएसटी रेट ये था और इनके इनपुट पे जीएसटी रेट ये था। सुन लीजिए, आउटपुट पे 5-5-18, इनपुट पे 18-18-18। मेरा पहला क्वेश्चन, इन तीनों में से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कौन है ये बता दो। सर सी तो नहीं है। क्यों नहीं है सर? सी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर इनपुट का टैक्स रेट आउटपुट से ज्यादा नहीं है। वेरी गुड, तो सी को तो बाहर कर दिया। क्या ए और बी है? बिल्कुल है सर। देखो आउटपुट का 5 है, इनपुट का कितना है 18, तो ए भी बनेगा और बी भी बनेगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कौन कौन आएगा? ए और बी, ये दोनों आएंगे, ए भी आएगा और बी भी आएगा। ठीक है, अब लॉ क्या कहता है ध्यान से सुनना। आगे लिखता है बताओ मैक्सिमम रिफंड कितना होगा अनयूटिलाइज आईटीसी का, जो वो 5432 यानी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में उसको एलिजिबल होगा, प्रोवाइडेड बी को सरकार ने नोटिफाई कर दिया है जिसका रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज नहीं मिलेगा। मैंने क्या बताया था, कई बार ऐसा भी होगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा दिखेंगे, बट अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बोल दिया कि इसका हम रिफंड नहीं देंगे, क्या वो भी काट दो? तो आप मुझे बताओ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सिर्फ कितने बने? ए। तो क्या आप रिफंड ऑफ आईटीसी ऑफ ए मांगोगे? यस और नो? बिल्कुल। अब फॉर्मूला सुन लो क्या है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया मुझे एक बात बता, तेरी टोटल टर्नओवर कितनी थी?
हमने कहा जी 9.5 लाख। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। और तेरा टोटल आईटीसी कितना था? हमने कहा जी 1,18,000। अच्छा, तो गवर्नमेंट कहती है देख भाई, तू क्या कर, प्रोराटा कैलकुलेट कर कि 9.5 की टर्नओवर पे अगर क्रेडिट 1,18 था तो प्रोराटा बेसिस पे 5 लाख की टर्नओवर पे कितना होगा, ये पहले तू कैलकुलेट कर ले। 9.5 पे अगर 1,18 था तो 5 पे कितना होगा, ये तुम्हें निकालना है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, यहां पे 5 कौन है, 9.5 कौन है और 1,18 कौन है, ये बता दो। 5 कौन है सर? ये है टर्नओवर ऑफ जो भी सप्लाई अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर थी। नीचे कौन था? टोटल टर्नओवर इनटू कौन बताएगा? 1,18,000 गया था नेट आईटीसी, लेकिन सिर्फ किसका? इनपुट का। इनपुट सर्विसेज भी नहीं आता, ध्यान रखना है इस पे। ठीक है सर, तो देखो मैंने यही फॉर्मूला लिखवाया था आपको, नेट आईटीसी अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या ये अंदर का समझ आ गया हमें? ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कहती है कि तू पहले मुझे ये अमाउंट निकाल के दे दे। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये 54 में से प्रोराटा इन्होंने करा और ये निकल कर आया 25,800 आया। कितना आया? 25,800। तो गवर्नमेंट कहती है भाई देखो ये तेरा रिफंड बनता है जो तू ले सकता है, लेकिन ए से रिलेटेड 5% ऑफ 5 लाख, क्या 25,000 तूने टैक्स भी तो देना है मेरा। बिल्कुल सही बात है। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि जो तेरा मैक्सिमम रिफंड बनता था उसमें से वो माइनस कर दे जो उस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट पे आउटपुट टैक्स था। अच्छा, तो रिफंड सिर्फ कितना मिला? सिर्फ 800 रुपए का रिफंड मिलेगा। कैसे निकाला, समझ आया? टर्नओवर ऑफ सप्लाई अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। पहले प्रोराटा निकाल लिया, अब माइनस करो उस पर जो आपने आउटपुट टैक्स पे करना है। तो डिफरेंस अमाउंट तुम हमसे क्या ले लो? रिफंड ले लो ऑफ कैश। समझ आ गया जी? यस सर। तो ये रिफंड मिल जाएगा अनयूटिलाइज आईटीसी का इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। फॉर्मूला दोबारा देख लीजिए, देखो अब पूरा समझ आ जाएगा आपको। माइनस करना है टैक्स ऑन सच इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। टैक्स का मतलब है आउटपुट टैक्स। इसमें लेकिन एक बात याद रखना कि एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकलेगी और नेट आईटीसी ये बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे जैसे हमने ऊपर निकाला था। मतलब अगर इसमें भी कोई डीम्ड एक्सपोर्ट का टर्नओवर आ रहा होगा या उससे रिलेटेड क्रेडिट होगा तो वो आपने माइनस कर देना, ध्यान रखना। तो 89,4A,4B से रिलेटेड टर्नओवर और 89,4A,4B से रिलेटेड आईटीसी, क्या ये दोनों चीजें माइनस करके हमें ये सारी फिगर्स निकालनी है, ये ध्यान रखना है आप। क्लियर हो गया? एंड दैट्स ऑल विद क्या? दैट्स ऑल विद क्या? दैट्स ऑल विद रूल 89.4, 89.5। अब बस मुझे बताना है कि जब ये बार बार मैं जिक्र कर रहा था डीम्ड एक्सपोर्ट, तो बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि सर ये डीम्ड एक्सपोर्ट होता क्या है, ये तो बता दो। तो आओ डीम्ड एक्सपोर्ट की डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए चिंता मत करना। 15 मिनट आपने मुझे और देने हैं और आपका ये चैप्टर पूरा खत्म। इसके बाद नीचे दिए गए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कर लिए तो इसका मतलब आपका रिफंड आपकी ग्रिप में आ जाएगा। ठीक है, चलो। 147 में गवर्नमेंट ने कहा कि हम नोटिफाई कर सकते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट्स को। नोटिफिकेशन निकाला गया और 4 सप्लाईज ऐसी थी जिनको डीम्ड एक्सपोर्ट बोल दिया गया। कौन कौन सी थी? पहला, सप्लाई बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईपीसीजी, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन,
या सप्लाई ऑफ बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ईओयूज, ईएचटीपीज, एसटीपीज, बीटीपीज, इनको भी क्या बोलते हैं ये लोग? डीम्ड एक्सपोर्ट्स। सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय द बैंक या पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशंस, इसको भी बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट्स। समझ आपको कुछ आया नहीं? मुझे मालूम है। 4 सप्लाईज को डीम्ड एक्सपोर्ट्स माना जाता है। पहला, सप्लाई बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, या सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईपीसीजी ऑथराइजेशन। अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा तभी पल्ले पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। तो आओ मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपका टाइम बच जाए इसलिए मैंने एग्जाम्पल पहले ही बना दिया था, ठीक है ना, ताकि मुझे लिखना ना पड़े, सिर्फ समझाना पड़े। देखो क्या होता है, मान लो मिस्टर वाई ना एक्सपोर्टर है, ठीक है, और वो एक्सपोर्ट करना चाहता था गुड्स को, लेकिन अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, सुन लीजिए, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए उसको एक प्रोडक्ट चाहिए था एक्स। उसको क्या चाहिए था? एक्स। आराम से समझना है आपने, ठीक है। अब उसको चाहिए था एक्स, और ये इनपुट सप्लायर जेड के पास था। अब सप्लायर जेड क्या करता है, सुन लो। सप्लायर जेड ना एक्स को डोमेस्टिकली भी बेचता है और एक्सपोर्ट भी करता है। दोनों चीजें करता है, दोनों चीजें करता है। सुनिए, आराम से सुनिए, तसल्ली से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। आराम तसल्ली से, बड़े प्यार मोहब्बत से सीखना है, तब जाके हमें समझ आएगा ये। अब हुआ ये, वाई ने डीजीएफटी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से, एक एडवांस ऑथराइजेशन इशू करा लिया। अब ये एडवांस ऑथराइजेशन क्या होते हैं, सुन लीजिए। इस एडवांस ऑथराइजेशन में ना डीजीएफटी इसको एक अथॉरिटी दे है वाई को, और वो अथॉरिटी क्या है कि तुम ये ऑथराइजेशन के बेसिस पर किसी से भी माल विदाउट टैक्स ले सकते हो। अब इसको आर्टिकल क्या चाहिए था? एक्स। तो ये जेड के पास गया, इसने कहा भैया मुझे 1 लाख रुपीस का माल दे दे। तो उसने कहा जी 1 लाख प्लस 18,000, 1,18 की बिलिंग होएगी, क्योंकि जेड जब वाई को बेच रहा था, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये तो लोकल सेल थी, यस, और लोकल सेल में तो वो जीएसटी चार्ज करेगा, बिल्कुल। तो जब वो जीएसटी चार्ज करने लगा तो उसने बोला देख भाई मेरे पास एक ऑथराइजेशन है, और अकॉर्डिंग टू दैट ऑथराइजेशन तो मुझे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो अब ये क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जेड ने मिस्टर वाई को माल दे दिया अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, मतलब उससे वो ऑथराइजेशन ले ली और माल दे दिया बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के, टैक्स भी नहीं दिया। यानी कि सप्लायर जेड के पास जब वो ऑथराइजेशन आई तो उसने वाई को बिना टैक्स के क्या माल दे दिया, यस। और वाई क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोडक्ट क्या वो आगे फिजिकल एक्सपोर्ट करेगा, बिल्कुल। तो अब लॉ ने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। लॉ ने कहा ये जो जेड काम कर रहा है ना, जेड जो वाई को दे रहा है, इसको भी हम क्या मानेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट ही मानेंगे। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है, सप्लायर जेड ने जो वाई को माल दिया, क्या वो अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन दिया, यस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट्स। सारे बोलो क्या बोलेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। लेकिन अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। लॉ कहता है जेड को कि भले ही तूने वाई से नहीं लिया, लेकिन तू मुझे तो देगा, तू मुझे दे देना 18,000। तो वाई कहता है भाई पागल हो क्या, जब मैंने, सॉरी जेड कहता है मैंने जब वाई से नहीं लिया तो तुम्हें क्यों दूं। तो गवर्नमेंट ने कहा सुन तो ले, तू हमें दे देना, और बाद में वाई एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि क्रेडिट जो है मुझे नहीं चाहिए, जेड को दे दो, मतलब इसका जेड को क्या दे दो, रिफंड। तो मेरा क्वेश्चन है,
क्या ये 18,000 रुपये जो सप्लायर ने अपनी जेब से भरा था, क्या उसको वो रिफंड आ जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट? और ये रिफंड आता है 89(4)(a)(4)(b के अंदर। अब समझ आया कुछ क्या कह रहा है वो? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अब ये क्वेश्चन सप्लायर जेड के लिए बन चुका है। सप्लायर जेड ने यहां पर करा था डीम्ड एक्सपोर्ट और यहां पे करा था एक्सपोर्ट। यहां पे उसने 1 लाख का करा था और यहां उसने करा था 5 लाख का। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, सुनिए आराम से, सुनिए, सुनो। क्रेडिट अब जब वो दोबारा रिफंड लेगा 89(4) में, तो कौन सा लेगा? दोनों ले लेगा? नहीं, ये वाला वो ऑलरेडी किस में ले चुका है? 4A में, 4B में। तो फिर ये दोबारा से 89(4) में तो नहीं लेगा, राइट? तो अब आप मुझे बताओ, जब हम 4 में रिफंड लेने जाएंगे तो टर्नओवर 6 लोगे? नहीं, कितनी लोगे? 5। अच्छा, अब ऐसे ही इन दोनों से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगी? आईटीसी कौन सा लेना, टोटल के लिए या सिर्फ इसके लिए? सिर्फ ये वाला। इससे रिलेटेड इनपुट का क्रेडिट, इससे रिलेटेड टर्नओवर ही आपको लेनी है जब आप रूल 89(4) अप्लाई करेंगे। क्या समझ आ गया या नहीं? जल्दी बोल दो, अगर समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि फाइनली हमें ये चीज क्लियर हो गई कि अगर मैं डीम्ड एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं और एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं। अब डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब समझ आ गया ना? अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन या ईपीसीजी या टू ईओयूज या एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड बाय बैंक्स, पीएसयूज, तो ये सब चीजें जो है ना डीम्ड एक्सपोर्ट में चली जाती हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो अगर मेरी टर्नओवर में डीम्ड एक्सपोर्ट भी है और एक्चुअल एक्सपोर्ट भी है, तो बस आपने याद रखना है कि 89(4) कैलकुलेट करते समय आपने डीम्ड एक्सपोर्ट का ना तो टर्नओवर लेना है ना उसका आईटीसी लेना है। क्यों? क्योंकि क्या वो सेपरेटली ऑलरेडी 89(4)(a)(4)(b) में हो चुका था कैलकुलेशन, तो उसको हम दोबारा से 89(4) के अंदर रिकैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं लॉक कर दूं? यस सर। जल्दी बोलो फटाफट से। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। हाँ जी, अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो बस अब मुझे 4 स्पेशल पॉइंट लिखवाने हैं और हमारा ये चैप्टर खत्म। लिखना शुरू करेंगे। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, पहला स्पेशल पॉइंट लिखना है आपने। वेन एवर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी विल बी ग्रांटेड। जब भी आपको रिफंड मिलेगा अनयूटिलाइज आईटीसी का, हाँ जी, जब भी आपको रिफंड मिलेगा अनयूटिलाइज आईटीसी का, आपका ई क्रेडिट लेजर विल बी डेबिटेड। मतलब उतने से आपका ई क्रेडिट लेजर जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जितना भी आपको रिफंड मिलेगा उतने से आपका ई क्रेडिट लेजर से क्या वो अमाउंट कम कर देंगे? बिल्कुल। दूसरा, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मैक्सिमम कितना मिलता है? लिख लीजिए, जो क्लियर क्रेडिट होता है। मतलब ये जो हम बार बार नेट आईटीसी बोलते हैं ना, ये नेट आईटीसी कौन सा होता है? जिसका GSTR 1 सप्लायर ने भरा होता है। जिस इनपुट से रिलेटेड GSTR 1 भरा होता है उसी को हम यहां पर लेते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्रेडिट लेजर के अंदर तो ज़्यादा भी आ रहा होता है, क्योंकि हमें 5% प्रोविजनल भी मिल जाता है, तो उस अमाउंट का हम यहाँ पर रिफंड नहीं देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा, अच्छा मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, मैक्सिमम लिमिट 1,000 रुपये होती है। बोला था ना मैंने कि जब भी आप रिफंड क्लेम करते हो तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? CGST 1,000 रुपये, 54 सब सेक्शन 14 में बताया था। लेकिन लिख देना, दिस लिमिट is not applicable in case of refund of
ई कैश लेजर, ई कैश लेजर के अंदर कोई लिमिट नहीं। अगर ई कैश लेजर में 500 रुपये भी पड़े हैं ना तो भी आप रिफंड ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट, आपको मैं एक केस दे रहा हूं, आप मुझे बताना क्या ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है या नहीं। ठीक है, हमने जेड खरीदा था, इसका रेट था 18%, और जब हमने बेचा तो ये 5% हो गया। Whether this falls in inverted duty structure? Answer is no. Inverted duty structure में याद रखना, इनपुट आउटपुट अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये Z था तो ये X होना चाहिए, मतलब फैब्रिक शर्ट, तब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है। सेम प्रोडक्ट का रेट चेंज हो गया, इट इज नॉट द केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, याद रखना। इस केस में भले ही आपका क्रेडिट अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है बट रिफंड नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है सर। फिफ्थ केस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ केस, ध्यान से सुनना क्या हुआ, प्रैक्टिकली समझाता हूं। चलो एक पहले दो छोटे केस और लिखवा देता हूं। बच्चा कहता है सर ई क्रेडिट लेजर, आपने कहा डेबिट होगा, मैंने कहा हाँ। तो बच्चा कहता है सर ई क्रेडिट लेजर में तो आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। यहां 2 लाख था, यहां 1, और हमें रिफंड मिला 2.5 लाख का, तो हम डेबिट कैसे करेंगे? डेबिट करना है ये तो मैंने बताया, बट कैसे डेबिट करना है, प्रायोरिटी सुन लीजिए। पहले सारा आईजीएसटी यूज होगा, तो फर्स्ट डेबिट किसको करेंगे आप? आईजीएसटी को। फिर क्या बचा? 50,000, तो फिर 25-25 सीजीएन एसजी इक्वली, ये रूल होता है। डेबिट कैसे करना है? पहले किसको डेबिट करेंगे आप? आईजीएसटी को, और उसके बाद आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी को इक्वली डेबिट करना है। ठीक है सर। छठा पॉइंट, एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया सिचुएशन। देखो क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था कि सपोज करो कि आपने, मेरे पास ना कुछ इनपुट सर्विसेज मैंने ली हुई थी और क्रेडिट पड़ा हुआ था 1 लाख का। ध्यान से देखना, इतना बढ़िया क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। 1 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ था, ठीक है। मुझे भी मालूम है कि ये क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलता क्योंकि 2 ही केस में मिलता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा पता है, मैंने ना गवर्नमेंट को बोला कि मैं एक सप्लाई दे रहा हूं जिसका टैक्स 1 लाख बनता है, तो मैंने सरकार को 1 लाख जमा कराया। लेकिन कराया कैसे? आफ्टर यूटिलाइजिंग आईटीसी। देखना सिचुएशन कितनी खतरनाक है। क्या क्रेडिट यूज हो गया? यस। फिर मैंने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, ये कहकर, क्या कहकर रिफंड के लिए अप्लाई करा कि भैया मैंने रिफंड के लिए अप्लाई करा कि मैंने वो सर्विस दी नहीं। तो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था कि इन केस अगर आपने कल को सप्लाई ही नहीं करी तो आपने जो अमाउंट पे किया था, क्या वो आप रिफंड ले सकते हो? आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं रिफंड। तो अब लॉ कहता है कि भैया एक बात बताओ, तुम बड़े सही हो यार, तुमने मुझे पे करा यूजिंग क्रेडिट, रिफंड ले जाओगे कैश का, तो एक तरह से तो हर आदमी क्या करेगा फिर? ऐसे ही काम करेगा। क्रेडिट का रिफंड लेने के लिए पहले फेक सप्लाई करेगा, क्रेडिट यूज कर लेगा, फिर कैश में रिफंड ले लेगा। तो लॉ ने यहां पे कहा सॉरी, अब से अगर आप हमें पेमेंट थ्रू ई क्रेडिट लेजर करोगे तो रिफंड भी कैश में नहीं आएगा, क्रेडिट लेजर में ही आएगा। समझा? तो लिखो जरा, इफ एनी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट यूजिंग ई क्रेडिट लेजर, अगर आपने सरकार को कोई पेमेंट करी है ई क्रेडिट लेजर यूज करके,
विल बी रिफंडेड ओनली इन क्रेडिट लेजर, वो आपके क्रेडिट लेजर में ही रिफंड आएगा, कैश वैश नहीं मिलेगा वो आपको, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक लास्ट सेवेंथ पॉइंट, अब यहां पे गवर्नमेंट ने ना एक सिचुएशन हमें और दे दी है, वो थोड़ा ध्यान से समझना हमें। गवर्नमेंट कहती है मान लो 89(4) में आपने रिफंड कैलकुलेट करा, वो आ गया 40,000। रुको मैं आपको एक सिचुएशन ना बुक से ही दिखाता हूं। लास्ट पॉइंट है ये मेरा, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। मान लो अप्रैल के महीने का आपका कोई रिफंड बनता था, वो हमने कैलकुलेट करा, कितना आया 40,000, अप्लाइंग रूल 89(4), ठीक है। अप्रैल की जो रिटर्न फाइल हुई 20 मई को, उस दिन हमारे क्रेडिट में पड़ा कितना हुआ था 30,000। आपने 54(3) में रेड विद 89(4) अप्रैल के महीने का रिफंड कैलकुलेट करा, कितना आया 40। लेकिन जब आपने उस पीरियड की 3B फाइल करी, GSTR 3B फाइल करी, तो उस दिन आपके क्रेडिट लेजर में कितना पड़ा हुआ था 30। और जब आपने रिफंड एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि आपको मालूम है कि रिफंड एप्लीकेशन लगाने के लिए तो 2 साल मिलते हैं हमारे को, तो मान लो जब मैंने रिफंड एप्लीकेशन लगाई तब क्रेडिट कितना पड़ा था 20। तो अब गवर्नमेंट कहती है सुन ले मेरे बच्चे, तेरे को क्रेडिट कितना मिलेगा, दिस विच एवर इज अर्लियर, और सॉरी लोअर। इसका मतलब जितना तेरा मैक्सिमम रिफंड निकला था वो, या फिर उस पीरियड की जब GSTR 3B फाइल हुई होगी उस दिन जितना क्रेडिट अवेलेबल आ रहा होगा वो, या जब तू एप्लीकेशन फाइल करेगा उस दिन तेरे क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट आ रहा होगा वो, विच एवर इज लोअर, उतना ही रिफंड मिलेगा। बच्चा कहता लॉजिक क्या है सर? लॉजिक है ना यार, मैंने क्या कहा था, रिफंड ऑफ ई क्रेडिट लेजर लेते समय क्या डेबिट करेंगे हम किसको? ई क्रेडिट लेजर को। तो डेबिट तो तभी करेंगे ना जब उसमें अमाउंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब बचा ही 20,000 हुआ है तो तुझे 40,000 कैसे दे दूंगा? चल मैं तेरे को दे दूंगा 40,000, तू 40,000 डेबिट कैसे करेगा भैया? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अब पेपर में आ जाता है व्हाट इज मैक्सिमम रिफंड, तो आप क्या बोलोगे? एज पर रूल 89 सब रूल 4, या फिर उस पीरियड की जब GSTR 3B फाइल होगी उसके बाद जो क्रेडिट बचेगा वो, या फिर जब एप्लीकेशन फॉर रिफंड फाइल होगी उस दिन जो हमारे पास क्रेडिट आ रहा होगा हमारे क्रेडिट लेजर में वो, विच एवर इज लोअर विल बिकम योर मैक्सिमम रिफंड। ये पूरा मैं आपको अमेंडेड पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये सब नोटिफिकेशंस थे तो मैंने सारे नोटिफिकेशन आपको लाइन लगा के पढ़ा दिए, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं और उसके बाद चैप्टर करूंगा मैं वाइंड अप। 54(3)(2) यानी कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर डीलर को नहीं मिलता, मैन्युफैक्चरर को मिलता है। बच्चा कहता है सर ये तो अंडरस्टूड है। मैंने कहा क्यों? कहता है सर डीलर में तो प्रोडक्ट सेम होगा ना, जेड लिया जेड बेचा। तो मैंने पहले ही बोला इनपुट आउटपुट क्या अलग अलग होने चाहिए। यस, तो ये डीलर को नहीं मिलता, किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरर को मिलता है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया जी? एंड दैट्स ऑल विद माय रिफंड चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो क्लास को दोबारा देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। बहुत जरूरी क्लास थी ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर है। और नीचे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए मस्ट ट्राई क्वेश्चंस हैं, नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल 5 बजे नए चैप्टर के साथ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।